religious traditions, the development of Mahayana Buddhism. अब फर्स्ट सेंचुरी सीई तक ये एविडेंस होता है कि बुद्धिस्ट आइडियाज़ और प्रैक्टिसेस में हमें कुछ चेंज देखने को मिलता है. जो अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग्स थी वो ग्रेट इंपॉर्टेंस देती थी कि सेल्फ एफर्ट करो, खुद से एफर्ट करो, निब्बाना को अचीव करो. इसके अलावा बुद्धा जो थे वो एक ह्यूमन बीइंग जैसे रिगार्ड किए जाते थे, जिन्होंने अपनी लाइफ में अपने एक्शंस और खुद की एफर्ट्स के थ्रू उन्हें एनलाइटमेंट में मिला और निब्बाना को अचीव करा. धीरे धीरे ये आइडिया जो है एक सेवियर जैसा इमर्ज हो गया, मतलब ये आइडिया चेंज हो गया. ये बिलीव होने लगा कि दैट उन्होंने ये वो करा कि जिन्होंने सैल्वेशन को इंश्योर करा. मतलब ये कॉन्सेप्ट होने लगा कि बोधिसत्ता का एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया और बुद्धा को एक ह्यूमन बीइंग की बजाय एक सेवियर जैसे देखने लगे कि यार मतलब जैसे कि कोई अवतार है, कोई ये है. उनको मतलब पहले से ही देखने लगे कि वो एक ह्यूमन नहीं थे, वो तो पहले से ही कोई एक स्पेशल बीइंग थे. बोधिसत्ता का एक कॉन्सेप्ट डेवलप होने लगा. बोधिसत्ता जो थे वो परसीव होते डीपली कंपैशनेट बीइंग्स जो अक्यूमुलेट करते थे मेरिट थ्रू देयर एफर्ट्स बट यूज्ड दिस नॉट टू अटेन निब्बाना एंड देयरबाय अबैंडन द वर्ल्ड बट टू हेल्प अदर्स. बोधिसत्ता का कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया. बोधिसत्ता का क्या कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, मतलब बोधिसत्ता जो थे वो बहुत ही कंपैशनेट बीइंग्स थे. वो लोग क्या करते थे, अच्छा काम करते थे, मेरिट को वो करते थे, लेकिन उसको मोक्ष के लिए यूज़ नहीं करते थे, उसको दूसरों की मदद करने के लिए यूज़ करते थे, अपने अच्छे कर्मों को या अच्छी चीज़ों को जो उनके पास है. तो बुद्धा और बोधिसत्ता इसकी इमेजेस बनने लगी, उसको वर्शिप होने लगी और ये बुद्धिज़्म का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया ट्रेडिशन का. तो ये जो नया वे ऑफ थिंकिंग था, जो इसमें जो चेंज आया था थिंकिंग का, इसको बोलते थे महायान, विच लिटरली मीन्स द ग्रेट व्हीकल. तो जो लोग महायान ट्रेडिशन को अडॉप्ट करते थे वो लोग दूसरा जो पुराना वाला ट्रेडिशन था ना, जिसमें बुद्धा एक ह्यूमन देखे जाते थे और उसको कहे जाते थे हिनायान या हीनायान यानी लेसर व्हीकल. तो वो उसको थोड़ा सा कंटेम्प टाइप करते थे कि जैसे उसको लुक डाउन अपॉन करते थे. हिनायान और थेरावड़ा. Supporters of Mahayana regarded other Buddhists as followers of Hinayan. However, followers of the older tradition described themselves as Theravadins, that is, those who followed the path of old respected teachers, the Theras. तो जो लोग महायान के ट्रेडिशन को जो नया चेंज आया था उसको फॉलो करते थे, वो लोग पुराने फॉलोअर्स को हीनायान बोलते थे. जबकि जो हीनायान जो मतलब जो एक्चुअल लोग थे वो अपने आप को हीनायान ना बोला के थेरावदिन्स बोलते थे. मतलब वो लोग जिन्होंने जो पुराने टीचर जो थेरास जो इनिशियली हुए थे उनके पाथ पे चल रहे हैं, वो अपने आप को इस तरीके से रिगार्ड करते थे. तो हीनायान was the term used by the Mahayans for the other people and हीनायान जो थे वो अपने खुद के लिए थेरावडिन्स यूज करते थे. ये स्कल्पचर देखिए, ये बुद्धा का एक इमेज है मथुरा से फर्स्ट सेंचुरी सी. देखिए बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है. आप अगर इसके पहले भी बियॉन्ड दी वर्ल्डली प्रेशर जो महावीरा वाला पार्ट जो हमने जैनिज्म का पार्ट देखा है, थर्ड पार्ट, उसमें भी आप देखोगे तो ये जो मथुरा का स्कल्पचर है बहुत इसके कुछ ऐसे डिस्टिंक्ट फीचर्स है कि हम मेक आउट कर पा रहे कि यस दे बिलोंग टू द सेम प्लेस. द ग्रोथ ऑफ पुराणिक हिंदुइज्म. अब हम थोड़ा सा अपना फोकस शिफ्ट कर रहे हैं, बुद्धिज्म से थोड़ा सा हिंदुइज्म पर शिफ्ट हो रहे हैं. ये जो सेवियर का नोशन था कि यार बुद्धा जो थे वो तो एक अवतार बन के आए थे धरती पर और जनजाति को या इंसानियत को बचाने के लिए और हमें एक रास्ता देने के लिए कि ऐसे वो करना है एंड दिस एंड दैट, ये बुद्धिज्म को यूनिक नहीं था. ऐसे सिमिलर आइडियाज़ जो थे वो हिंदुइज्म में भी डेवलप हुए थे. इसमें इंक्लूड होते हैं वैष्णविज्म, एक ऐसा फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म जिसमें विष्णु को प्रिंसिपल डीटी के जैसे वर्शिप किया जाता है, और एक और था शैविज्म जिसमें प्रिंसिपल डीटी जो है वो शिवा होते हैं. तो है दोनों हिंदुइज्म का ही पार्ट, लेकिन वैष्णविज्म में वो लोग विष्णु को प्रिंसिपल डीटी मानते हैं और शैविज्म में शिवा को प्रिंसिपल डीटी मानते हैं. ठीक है, तो ऐसे वर्शिप में डेवोटी और गॉड के बीच का जो बॉन्ड है उसको भक्ति के रूप में, डिवोशन के रूप में, मतलब उस तरीके से कि टोटल उसको सरेंडर हो जाए, भक्ति हो जाए, उस रूप में उसको देखा जाता था. वैष्णविज्म के केस में जो कल्ट्स थे वो विष्णु के 10 अवतार के अराउंड हुए थे, मतलब विष्णु के 10 अवतार रिकग्नाइज किए गए थे वैष्णविज्म उसमें. और ये 10 अवतार मतलब ऐसे थे कि जो भगवान विष्णु है वो 10 अलग अलग अवतारों से धरती पर आए थे ह्यूमंस को बचाने के लिए, वर्ल्ड को बचाने के लिए. जब भी इसमें कुछ इविल फोर्सेस या डिसऑर्डर का, डिस्ट्रक्शन का कोई भी थ्रेट था तो इस दुनिया को बचाने के लिए वो ऐसे अवतार लेकर धरती पर आए थे.
तो ये है कि ये अलग अलग अवतार अलग अलग जगहों पर पॉपुलर है, कहीं पर कौन सा अवतार पॉपुलर है, कहीं पर कौन सा अवतार पॉपुलर है। तो हर एक लोकल फॉर्म को रिकॉग्नाइज करना है डीटी का मतलब ये इन सब ने मिलकर एक यूनिफाइंग और बड़ा रिलीजियस ट्रेडिशन को क्रिएट कर दिया। इसमें से कुछ ऐसे फॉर्म्स थे जो स्कल्पचर्स में भी बनाए जाते थे, जैसे बाकी डीटीज़ के भी थे। जैसे शिवा जो थे उनको कभी कभी लिंगा के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता था, कभी कभी ह्यूमन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता था। तो ये सारे रिप्रेजेंटेशंस जो थे ये एक सेट ऑफ आइडियाज़ को डिपिक्ट करते थे अबाउट द डीटीज़ और उनके एट्रीब्यूट्स सिंबल्स के थ्रू, मतलब उनके सिर, उनकी ड्रेसेस, ऑर्नामेंट्स, आयुधास मतलब जो वेपन्स और ऑस्पिशियस ऑब्जेक्ट जैसे कि चक्र या फिर शंख, ये सब चीज़ें जो अपने हाथ में कैरी करते हैं, वो कैसे बैठे हैं। तो इन सब चीज़ों के थ्रू ये जो थी वो एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ आइडियाज़ को डिपिक्ट करती थी। हर चीज़ कि जैसे हम विष्णु के ऊपर देखते तो ऐसे सांप बने हुए रहते हैं, या फिर शिवा का देखते तो उनके गले में सांप रहता है और सिर के ऊपर चंद्रमा रहता है, हाथ में डमरू रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक डीटी के रिप्रेजेंटेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होती थी। ये देखिए, द वराहा और बोर अवतार ऑफ विष्णु रेस्क्यूइंग द अर्थ गॉडेस अईहोल, कर्नाटका 6th सेंचुरी। कर्नाटका अईहोल में है, 6th सेंचुरी सी का एक स्कल्पचर है। अब इसमें ये देखिए, ये जो है ये वराह अवतार है विष्णु का, और ये जो है वो अर्थ गॉडेस है। तो प्रपोर्शन ऑफ द फिगर क्या सजेस्ट करता है, यही सजेस्ट करता है कि ये जो है प्रिंसिपल डीटी सबसे बड़े, सबसे ताकतवर, पावरफुल है। तो ये विष्णु के वराह अवतार है, वो पूरी धरती को बचा रहे हैं। और देखिए जो सांप है और ये जितने भी ये सब लोग हैं, ये इनके पैर में ऐसे इनको वर्शिप कर रहे हैं, इनके ऐसे वो करे हुए हैं। इन स्कल्पचर्स का मीनिंग समझने के लिए हिस्टोरियंस को सबसे पहले इनके पीछे की स्टोरीज़ के साथ फेमिलियर होना पड़ता है, जो कि बहुत सारी स्टोरीज जो है वो पुराणाज में, उनको पुराणों में देखने को मिलती है, जो कि ब्राह्मण्स ने कंपाइल करी थी फर्स्ट मिलेनियम यानी 1000 BC के अराउंड में। तो they contained much that had been composed and been in circulation for centuries, including stories about gods and goddesses. तो पुराणों में ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है जो हज़ारों सालों से सर्कुलेट होती आ रही है। जनरली वो लिखी गई थी मतलब सिंपल संस्कृत वर्ड्स में, ताकि ऑर्डिनरी लोग भी उसको समझ सके, पढ़ सके। इनफैक्ट ये जो थे, इन पुराणों को विमेन और शूद्रास भी पढ़ सकते थे, जिनको वैदिक लर्निंग का एक्सेस नहीं था। मतलब विमेन और शूद्रा जो थे वो वेदास को एक्सेस नहीं कर सकते थे, लेकिन ये पुराणों से जितनी भी कहानी थी वो ये भी पढ़ सकते थे, इसको एक्सेस कर सकते थे। दिस इज़ एन इमेज ऑफ दुर्गा, महाबलीपुरम, तमिलनाडु, 6th सेंचुरी। बहुत इसमें क्लियर तो नहीं दिख रही है हमें कि हम फिगर मेकआउट नहीं कर रहे, बट मोस्ट प्रोबेबली ये है दुर्गा, एंड ये रहे इनके वो सवारी, आई थिंक शेर या जो भी है, एंड ये उनके आसपास सब हैं। आइडेंटिफाई द वेज इन विच द आर्टिस्ट हैव डिपिक्टेड मूवमेंट। कैसे डिपिक्ट कर रहा है मूवमेंट, देखिए ये पैर, हाथ, ऐसे फ्लोइंग सा मूवमेंट लग रहा है। हाथ पैर जो है वो सब कितने मूव कर रहे हैं, आगे बढ़ते हुए, झुके हुए हैं। उनका सिर कैसे टिल्टेड है, हाथ कैसे टिल्टेड है, पैर कैसे हैं। तो फाइंड आउट मोर अबाउट द स्टोरी डिपिक्टेड इन दिस स्कल्पचर, यू कैन डू दैट ऑन द इंटरनेट। पुराणों में जो कुछ लिखा हुआ है वो लोगों की इंटरेक्शन से इवॉल्व हुआ है। जो पंडित, मर्चेंट वगैरह, ये जो लोग प्लेस टू प्लेस ट्रैवल करते थे, अपने आइडियाज़ को शेयर करते थे, बिलीव्स को शेयर करते थे, तो उनकी इंटरेक्शन से जो स्टोरीज़ बाहर निकल कर आई है। जैसे हमें एक पता है कि वासुदेव कृष्णा जो थे वो मथुरा में बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट डीटी थे मथुरा रीजन के। तो टाइम टू टाइम जैसे कि मथुरा के जब मथुरा के प्रीस्ट या मर्चेंट्स दूसरी जगह गए, उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर करी वगैरह, तो वो इनकी वर्शिप जो है वो बाकी पार्ट्स में भी स्प्रेड होने लगी। बिल्डिंग टेम्पल्स, तो इस टाइम तक जब तक स्तूपा जैसे कि जैसे सांची जब अपनी प्रेजेंट फॉर्म में एक्वायर हो रहे थे, पहले टेम्पल्स मतलब अराउंड द टाइम दैट द स्तूपास एट साइज जैसे सांची वर एक्वायरिंग देयर प्रेजेंट फॉर्म, द फर्स्ट टेम्पल्स टू हाउस इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस वर आल्सो बिल्ड। तो सांची जब बिल्ड हो रहे थे उसी टाइम पर अपने फर्स्ट टेम्पल्स भी बिल्ड हो रहे थे। सबसे अर्ली जो टेम्पल्स हैं उसमें एक छोटा सा रूम होता था जिसे कहते थे गर्भगृह। उसका एक सिंगल सा दरवाज़ा होता था, वर्शिपर को उस दरवाजे के एंटर होना था, अपनी डीटी को वर्शिप वगैरह देख के, नमस्ते वगैरह जो नमस्कार वगैरह करके, और फिर इस तरीके से एक छोटा सा टेम्पल स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता था। धीरे धीरे करके वो जो टेम्पल है वो बड़े बड़े टॉल स्ट्रक्चर्स में होने लगा, जिनके कहते थे शिखरा। तो शिखरा में डेवलप होने लग गया, और वो जो सेंट्रल श्राइन है उसके ऊपर बिल्ड होने लगा। देखिए जैसे यहाँ पर अ टेम्पल इन देवगढ़ उत्तर प्रदेश 5th सेंचुरी सी। अगर आप इसको देखोगे तो छोटा सा एक स्क्वायर रूम है, एक सिंगल गेटवे, यहाँ पर डीटी की वो रखते थे, मूर्ति रखते थे। यहाँ से वर्शिपर आए,
अपने वर्शिप ऑफर करे, मतलब जो भी ऑफरिंग वगैरह करके फिर बाहर निकल जाए। धीरे धीरे करके ये टेम्पल्स जो है वो बड़े बड़े होने लगे, इसके ऊपर शिखर बिल्ड होने, मतलब इसी के ऊपर ऐसे शिखर बिल्ड होने लगे, उस और टेम्पल स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स होने लगे, डेकोरेट होने लगे, इलेबरेट और डिटेल्ड इंटीग्रेट कार्विंग्स, बड़े बड़े हॉल, गेटवेज, पिलर्स। धीरे धीरे करके यहाँ पे पानी की व्यवस्था होने लगी और आसपास दुकानें वगैरह ये सब चीज़ें, तो ये धीरे धीरे करके टेम्पल्स में ऐड होने लगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रिमेन्स ऑफ द शिखरा एंड द एंट्रेंस टू द गर्भगृह। देखिए ये एंट्रेंस टू द गर्भगृह, रिमेन्स ऑफ शिखरा यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर बना हुआ है ये थोड़ा सा शायद टूट सा गया है, बट दिस इज द एविडेंस कि यहाँ पर ऊपर कुछ और शिखर वगैरह होता था। वन ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ अर्ली टेम्पल्स वाज सम ऑफ दीज वर होलोड आउट ऑफ ह्यूज रॉक एज आर्टिफिशियल केव्स। तो एक बहुत यूनिक फीचर होता था इन अर्ली टेम्पल्स का कि बड़े से पत्थर से काव कर करके इसमें हॉलो कर करके आर्टिफिशियल सा केव बनाते थे, और इस तरीके से इन टेम्पल्स को एक ही पत्थर से काव आउट करके बाहर बनाया जाता था। तो ये जो ट्रेडिशन था ये बहुत पुराना था, और अर्लीस्ट ऑफ दीज वर कंस्ट्रक्टेड इन द 3rd century BCE ऑन द ऑर्डर्स ऑफ अशोका, या फिर वो लोग जो कि आजीविका सेक्ट को बिलोंग करते थे, फॉर रिनाउंसर्स हु बिलोंग टू दी आजीविका सेक्ट। तो अशोका ने ऑर्डर दिया था कि इनके लिए ऐसे पूरे बड़े से पत्थर में से काव आउट करके आप एक टेम्पल बनाओ, एक केव, आर्टिफिशियल केव जैसे। देखिए ये एक स्कल्पचर है, विष्णु रिक्लाइनिंग ऑन दी सर्पेंट, शेषनाग, स्कल्पचर फ्रॉम देवगढ़ उत्तर प्रदेश 5th century CE। ये भी देवगढ़ उत्तर प्रदेश 5th century CE एंड दिस टू। देख सकते हैं आप कितना बड़ा बिल्कुल लाइफ साइज स्कल्पचर टाइप है, एंड डिटेल्ड, एंड हाउ ब्यूटीफुल द स्कल्पचर इज। यहाँ पर ये फिगर्स देखिए, एंट्रेंस टू अ केव एट बराबर बिहार इन फ्रॉम 3rd century BC सिरका। एंड ये देखिए ये कैलाशनाथ टेम्पल, दिस ट्रेडिशन इवॉल्व थ्रू वेरियस स्टेजेस एंड कल्मिनेटेड मच लेटर इन द 8th century। मतलब 8th century के बाद फिर आते आते ये ख़त्म हो गया। जैसे कि पूरा के पूरा टेम्पल, जैसे कि कैलाशनाथ का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स द अमेजमेंट ऑफ द चीफ स्कल्प्टर आफ्टर ही कंप्लीटेड एट एलोरा, ओ हाउ डिड आई मेक इट। तो यहाँ पर ये स्टोरी बता रही है कि जो कैलाशनाथ का टेम्पल है एलोरा में, कैलाशनाथ, कैलाश इज अनदर नेम फॉर शिवा। तो एलोरा जो है, जो महाराष्ट्र में है, अजंता के पास में है, वहाँ पर एलोरा में जो ये वर्कर्स है, जब इन्होंने एक ही काव, एक ही रॉक में से पूरा काव आउट करा है। आप देखिए पूरा एक ही पत्थर था जिसमें अंदर हॉलो स्पेस बना है, पूरा मंदिर एक ही पत्थर में से इन्होंने कंस्ट्रक्ट करा है। तो जब ये बना था ना, तो ऐसा एक इंस्क्रिप्शन है वहाँ पर कॉपर प्लेट में कि इसको बनाने वाले ने खुद ने बोला कि अरे मैंने ये कैसे बना लिया। तो आप देख सकते हैं दिस इज सच अमेजिंग थिंग कि पूरा के पूरा जो ये पूरा के पूरा जो स्ट्रक्चर है एक ही पत्थर, एक ही रॉक में से काव आउट होके बनाया है। कैन वी सी एवरीथिंग। अब तक हमने ग्लिम्स देख लिया है कि रिच विजुअल ट्रेडिशंस दैट एग्जिस्टेड इन द पास्ट, जो कि ब्रिक, स्टोन आर्किटेक्चर, पेंटिंग, स्कल्पचर्स वगैरह में एग्जिस्ट करते थे, कितना वो था। हमने ये भी देख लिया है कि इनका कितने कुछ कई डिस्ट्रॉय हो चुके हैं या कितना बचा हुआ है, ये सब चीज़ें। इसके अलावा जो भी चीज़ें बनी हुई हैं उनको प्रॉपरली हमने कन्वे हो पाए हैं, नहीं हो पाए हैं, मतलब प्रिजर्व हो पाए हैं। लेकिन जो भी कुछ बचा हुआ है ना, वो आर्टिस्ट, स्कल्प्टर्स, मेसन जिन्होंने भी इसको बनाया उसके एक सेंस को पोर्ट्रे करता है, कन्वे करता है कि वो क्या बताना चाहते थे। और हम ये ऑटोमेटिकली नहीं समझ सकते हैं, मतलब कैसे हम ये समझ सकते हैं, क्या हम पूरी तरीके से ये समझ सकते हैं कि आज से 2000 साल पहले ये लोगों ने ये एक पर्टिकुलर चीज़ क्यों बनाई थी, कैसे, क्या मतलब था इसका। तो हम लोग कोशिश करते हैं ये समझने की, बट इट्स नॉट पॉसिबल कि हम 100% उसका मीनिंग एक्यूरेटली समझ पाए। ग्रैपलिंग विद द अनफेमिलियर, इट विल बी यूजफुल टू रिकॉल दैट जब 19th century यूरोपियन स्कॉलर्स ने पहली बार इन गॉड्स एंड गॉडेसेस के स्कल्पचर देखे तो वो ये समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या है, व्हाट वाज देयर मीनिंग, क्योंकि वो तब तक टेक्सचुअल ट्रेडिशन से फेमिलियर नहीं थे जो टेक्स्ट में लिखा हुआ था। तो कभी कभी तो वो बहुत डर जाते कि जब वो इतनी बड़ी बड़ी फिगर्स और इतने सारे आर्म्स और इतने सारे सिर और ऐसे सांप है और शेर है, शेर के ऊपर बैठे हुए हैं, इन सब चीज़ों को देखकर कभी कभी वो डर जाते थे कि कैसे ये, मतलब जैसे वराह अवतार हमने देखा तो आधा एनिमल आधा इंसान, तो इसको देखकर इतने बड़े साइज में वो डर जाते थे। ये जो अर्ली स्कॉलर थे ये इसका सेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे कि ये स्ट्रेंज चीज़ें, इसका क्या मतलब है फेमिलियर के साथ, जैसे कि ग्रीस में जो एंशिएंट गॉड वगैरह बनाए गए थे उसके साथ उसको कंपेयर करने की कोशिश करते थे। तो उन्होंने ये देखा कि अर्ली इंडियन स्कल्पचर जो थे वो ग्रीक वर्क से इन्फीरियर थे। वो ऐसा मानते थे कि यार जो ग्रीक आर्टिस्ट का वर्क है ना, जो पहले एंशिएंट ग्रीक आर्टिस्ट का वर्क है वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये जो इंडियन स्कल्पचर्स है ये तो इतने अच्छे नहीं हैं। बट फिर भी वो बहुत एक्साइटेड थे जब उन्हें बुद्धा और बोधिसत्तास का ये स्कल्पचर
स्कल्पचर्स मिले वो कैसे मिले, जो कि ग्रीक मॉडल्स के ऊपर बेस्ड होते थे। तो दे वर फाउंड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट, जैसे तक्षशिला, अफगानिस्तान, पेशावर, पाकिस्तान वाले एरियाज़ में। ये इंडो ग्रीक रूलर्स जब थे ना, तो उनके टाइम पे उनके अंडर में, तब इसी वजह से जो जैसे ये बुद्धा एंड बोधिसत्तास के जो उस एरिया में मिले हैं स्कल्पचर्स, उस पर ग्रीक इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इमेजेस जो थे वो ग्रीक से चूँकि क्लोजेस्ट थे, तो ये स्कॉलर्स इनके साथ फेमिलियर थे। दे कंसिडर टू बी द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट। क्यों? सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये ग्रीक उससे फेमिलियर थे, ये सिमिलर थे। सो दिस इज़ ऑफ कोर्स अ रॉन्ग अप्रोच, बट वो लोग ऐसा सोचते थे। इस इफेक्ट में ये स्कॉलर्स जो थे उन्होंने एक ऐसी स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जिसको हम समझाते हैं। उन्होंने डिवाइजिंग यार्ड स्टिक्स डिवाइड फ्रॉम द फेमिलियर टू मेक सेंस ऑफ द अनफेमिलियर, मतलब जिन चीज़ों के बारे में उन्हें नहीं पता था और जिस चीज़ों में बारे में पता था, तो जो पता था उसकी मदद से वो पता करने की कोशिश करते थे कि क्या हमने पहले फर्स्ट चैप्टर में देखा कि अगर एक सैडल क्वन मिला तो आज हमें पता है कि उसका क्या यूज़ है, तो उससे वो रिलेट करते थे कि तब भी उसको इसी तरीके से यूज़ किया जाता था। ये बोधिसत्ता फ्रॉम गांधार, द क्लॉथ एंड हेयर स्टाइल, ये ग्रीक इन्फ्लुएंस यहाँ पे देखना होगा। क्लॉथ भी देखिए, स्टोन के ऊपर किस तरीके से कपड़े की प्लेट्स एंड पेयर एंड हाउ दीज थिंग्स हैव बीन ड्रॉन। इफ टेक्स्ट एंड इमेज डू नॉट मैच। एक और प्रॉब्लम है, हमने ये देखा है कि हिस्टोरियंस आर्ट को कैसे समझते हैं, टेक्स्ट की हेल्प से। टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है उससे फिर मेकआउट करते हैं कि अच्छा ये शलभंजिका है, गजलक्ष्मी है, या एलिफेंट का क्या मतलब है। तो ये तब तक ही वो है जब तक ये ज़्यादा बेटर स्ट्रैटेजी। अगर हम इंडियन इमेजेस को ग्रीक स्ट्रैटेजी के साथ कंपेयर करेंगे तो ये तो कोई स्ट्रैटेजी ऑफकोर्स फ्रूटफुल है ही नहीं, बिकॉज ग्रीक का कल्चर अलग, इंडियंस का कल्चर अलग। तो टेक्स्ट के थ्रू आर्ट को समझना इज़ ऑफकोर्स अ मच बेटर स्ट्रैटेजी, बट ये हमेशा ईजी टू यूज़ नहीं होता है। जैसे कि एक बहुत इंट्रीगिंग एग्जाम्पल है, ये एक फेमस स्कल्पचर है अलॉन्ग अ ह्यूज रॉक सरफेस इन महाबलीपुरम। दिस स्कल्पचर, दिस अ वेरी वेरी ह्यूज रॉक स्कल्पचर, महाबलीपुरम तमिलनाडु में। एक और हमने दुर्गा का देखा था ऊपर वाले में पेजेस में, इन तमिलनाडु महाबलीपुरम। तो अब ये वाला जो स्कल्पचर है, ओके, ये जो है एक विविड डिपिक्शन ऑफ स्टोरी, कोई ना कोई बहुत बड़ी स्टोरी को डिपिक्ट करता है। बहुत क्लियरली हमें दिखता है कि लोगों का मूवमेंट दिख रहा है, एक ही चीज़, मतलब ये हम मेकआउट कर सकते हैं यार ये एक ही पूरी स्टोरी का पार्ट है, ओके। लेकिन हम ये आइडेंटिफाई कर नहीं पाए हैं कि ये कौन सी स्टोरी है। इसके लिए हमारे पास दो स्टोरी टेक्स्ट में मिलती है। ये स्टोरी या तो वो है कि डिपिक्ट्स द डिसेंट ऑफ द रिवर गंगा फ्रॉम हेवन, द नेचुरल क्लेफ्ट टू द सेंटर ऑफ द रॉक सरफेस माइट रिप्रेजेंट द रिवर। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि गंगा जो है वो जब आसमान से, स्वर्ग से नीचे धरती पर आई थी, तो ये जो दिख रहा है ना, ये बोलते हैं कि ये इस तरीके से फिर नीचे बह रही थी, और ये उस स्टोरी का डिपिक्शन है कि जब गंगा आसमान से धरती पर बहने नीचे आई थी। दूसरा एक और इसका बोलते हैं कि ये जो स्टोरी ऑफ कोर्स पुराणों वगैरह में लिखी गई है, कुछ लोगों को लगता है कि ये स्टोरी जो है वो महाभारत के एक पार्ट को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें अर्जुन जो है वो पेनेंस कर रहे हैं रिवर बैंक के पास में, ताकि वो शक्ति, ताकत, वेपन्स वगैरह पा सके, पॉइंटिंग टू द सेंट्रल फिगर ऑफ एन एसेटिक। तो एसेटिक का एक सेंट्रल सा फिगर आई गेस यहाँ पर है, ये देखिए कि यहाँ पर अर्जुन जो है वो फॉरेस्ट वगैरह में जाकर बहुत ही मेडिटेशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ताकि उनको शक्ति मिल सके, लॉर्ड्स की ब्लेसिंग्स मिल सके। तो अब देखिए, ये बात तो है कि हमें टेक्स्ट से आर्ट समझते हैं, बट अब इस केस में ये दोनों ही समझ में नहीं आ रहा है कि ये एक्चुअल में किस चीज़ के लिए, व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ दिस आर्ट। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू यूज टेक्स्ट फॉर द आर्ट पर्पसेस। फाइनली, ये याद रखना, मैनी रिचुअल्स, रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस वर नॉट रिकॉर्डेड इन अ परमानेंट विजिबल फॉर्म। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का हमें एक मॉन्यूमेंट के फॉर्म में, स्कल्पचर के फॉर्म में उसका रिकॉर्ड मिले ही सही, ठीक है। फॉर एग्जांपल डेली प्रैक्टिसेस या फिर स्पेशल ओकेजन से जो एसोसिएटेड, ज़रूरी नहीं कि सभी का हमें स्कल्पचर्स में डिपिक्शन मिले ही सही। बहुत कम्युनिटीज़, लोग ऐसे थे जिनको ऐसा लगा होगा कि यार देखो, जैसे मैनी कम्युनिटीज़ एंड पीपल्स मे नॉट हैव फेल्ट द नीड फॉर कीपिंग लास्टिंग रिकॉर्ड्स इवन एज दे मे हैव हैड वाइब्रेंट ट्रेडिशंस ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज़ एंड फिलोसॉफिकल आइडियाज़। In fact, the spectacular instances we have focused on this chapter are just the tip of the iceberg। ये तो सिर्फ कुछ है, हमें इतने हज़ारों लाखों ऐसी और चीज़ें हमें पता है और हमें मिली है। तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जो आज हमें लगता है कि इम्पोर्टेंट हुई होगी वो लोगों ने उसको रिकॉर्ड की होगी या ऐसे स्टोन स्कल्पचर में उसको पुट किया होगा जिससे वो इतने लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सके। ये टाइमलाइंस क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। एवरी वर्ड इन दी एनसीईआरटी इज़ इम्पॉर्टेंट इंक्लूडिंग द टाइमलाइन।
Major religious development 1500 to 1000 BC, early Vedic tradition 1000 to 500 BC, later Vedic traditions 6th century BC, early Upanishads, Jainism, Buddhism 3rd century BC, first stupas 2nd century BC onwards, development of Mahayana Buddhism, Vaishnavism, Shaivism and goddess cults 3rd century CE, earliest temples. अब ये प्रेजर्वेशन ऑफ अर्ली मॉन्यूमेंट्स एंड स्कल्पचर की टाइमलाइन है. 1814 में फाउंडिंग ऑफ द इंडियन म्यूजियम कैलकाटा. 1834 में पब्लिकेशन ऑफ एसे ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द हिंदूज बाय रामराज कनिंगम एक्सप्लोर्स द स्तूपा एट सारनाथ. 1835 to 1842 जेम्स फर्गुसॉ सर्वेज मेजर आर्कियोलॉजिकल साइट्स. 1851 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास. 1854 में अलेक्जेंडर कनिंगम पब्लिशेस भीलसा टोप्स, वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स ऑन सांची. 1878 में राजेंद्र लाल मित्रा पब्लिशेस बुद्ध गया द हेरिटेज ऑफ साक्या मुनि. साक्या मुनि क्योंकि बुद्धा बिलोंग टू अ साक्या क्लैन, राइट. तो साक्या मुनि, मुनि वी नो कि साधु मुनि, सो बुद्ध गया मतलब बुद्धा के ऊपर ही एक वो है. 1880 में एच कोल अपॉइंटेड क्यूरेटर ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स. 1888 में पासिंग द ट्रेजर ट्रूव एक्ट giving the government the right to acquire all objects of archaeological interest. 20th century में 1914 में जॉन मार्शल एंड एल्फ्रेड फाउचर पब्लिश द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची. 1923 में जॉन मार्शल पब्लिशेस द कंजर्वेशन मैनुअल. 1955 में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू लेज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली. एंड 1989 में सांची डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट.